4 मई 2004 दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बंगला नंबर C480 के सामने एक फल वाला खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान फलों पर नहीं बंगले के मेन गेट पर था। वो कई दिनों से उस बंगले की हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे पता था कि इस बंगले का मालिक रोज एक तय वक्त पर घूमने निकलता है, लेकिन 3 दिन तक जब वो घर से नहीं निकला तो फल वाले को कुछ अजीब लगा। वो एक चिट्ठी देने के बहाने उस घर के मेन गेट पर पहुंचा और इस बारे में वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। गार्ड ने जवाब दिया कि घर के मालिक और मालकिन पंजाब किसी शादी में गए हैं। ये सुनते ही उस फल वाले के होश उड़ गए। उसने आनन फानन में अपनी जेब से फोन निकाला और तुरंत एक नंबर मिलाया। उसके फोन कटने के कुछ ही मिनट बाद वहां एक गाड़ी बंगले के गेट पर पहुंची, जिसमें से 6-7 लोग उतरे और सीधे उस बंगले के अंदर घुसकर तलाशी लेने लग गए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNDW के एजेंट्स थे। इस घर का मालिक भी कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक साथी था। वो भी कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं बल्कि RNDW का जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर था। उस पर भारत की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को लीक करने का आरोप था। RNDW के इंटरनल सर्विलेंस टीम उस पर महीनों से नजर रख रही थी, लेकिन जब तक उसका जुर्म साबित हो पाता वो हाथ लगने से पहले ही अचानक अपने घर से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। उसकी खूब छानबीन की गई, लेकिन कई दिनों तक उस अफसर का कोई अता पता नहीं चल सका। फिर एक दिन जब खबर मिली कि वो शातिर डबल एजेंट नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग चुका है, तो RNDW के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डबल एजेंट पिछले कुछ सालों में भारत के 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स CIA तक पहुंचा चुका था। तो आइए जानते हैं कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करने वाला वो RNDW ऑफिसर कौन था, CIA ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया और अपने ही देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करने वाला था। रविंदर सिंह CIA के जाल में कैसे फंसा, ये जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का मकसद था कि वो किसी भी तरह सोवियत यूनियन से आगे बना रहे, चाहे इसके लिए उसे दुनिया भर से स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन ही क्यों ना चुरानी पड़े। इसी मकसद से अमेरिका ने साल 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन एजेंसी यानी USIA की स्थापना की और इस एजेंसी की ब्रांच इंडिया समेत दुनिया के कई देशों में खोल दी गई। कोल्ड वॉर के समय में इंडिया फॉर्मली अमेरिका और सोवियत यूनियन में से किसी का भी पक्ष न लेकर नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। हालांकि भारत के सोवियत के साथ अच्छे रिश्ते थे, इसलिए अमेरिका इंडिया पर क्लोजली नजर रखना चाहता था। अमेरिका की USIA ने भारत में कल्चरल प्रोग्राम्स, मीडिया इवेंट्स और एकेडमिक एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके कई पॉसिबल टारगेट्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करना शुरू किया। उनका मकसद ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने जाल में फंसाने का था जो भारत की फ्यूचर पॉलिसीज का हिस्सा हो, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके इंडिया के अंदरूनी दस्तावेज और सीक्रेट इंटेल को वॉशिंगटन तक पहुंचा सके। इसके अलावा अमेरिका ने अपने CIA एजेंट्स भी एक्टिवेट कर रखे थे। कहा जाता है कि सिक्किम के राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल की पत्नी होप कुक भी एक CIA एजेंट थी। ये भी माना जाता है कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भी एक CIA का एजेंट मौजूद था, जिसने इंडो सोवियत ट्रीटी और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से जुड़ी भारत की तैयारियों की जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई थी। साल 1983 में नई दिल्ली से CIA का एक एजेंट पकड़ा गया, जिसके अंडर इंडिया के 3 एक्स मिलिट्री पर्सन और एक सिविलियन काम कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद भारत में CIA का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ, जिसमें US एम्बेसी में काम कर रहे 9 अमेरिकी एजेंट शामिल थे। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा लगातार अपने एजेंट्स को ट्रेस होते देख CIA ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने IB और RNDW के एजेंट्स को डबल एजेंट बनाने की CIA ने उसे इसकी भी खास ट्रेनिंग दी। कुछ ही वक्त में उसने CIA के बताए गए तौर तरीकों को अच्छे से समझ लिया और वो अपना काम इतनी सफाई के साथ करता रहा कि साल 2003 तक उस पर किसी को शक नहीं हो सका। वो बड़े आराम से लगातार भारत की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस अमेरिका तक पहुंचाता रहा और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक तक नहीं लगी। CIA का डबल एजेंट बनने के बाद रविंदर सिंह की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। CIA उसे भर भर कर पैसा दे रही थी, जिसके चलते उसने अपनी अय्याशियां बरकरार रखी। वो अक्सर अपने जूनियर्स को कभी अपने घर तो कभी महंगे महंगे होटलों में पार्टियां देता और उन्हें शराब के नशे में डुबोकर उनसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करता। वो इस तरह अपने कई साथियों से इंटेलिजेंस हासिल कर चुका था, लेकिन अभी तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। साल 2003 में रविंदर ने एक बार फिर वही ट्रिक अपनाई। उसने अपने एक जूनियर अफसर को पार्टी पर बुलाया, उसे खूब शराब पिलाई और उससे कुछ सेंसिटिव डिटेल्स पूछने लगा। लेकिन वो अब इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। उसने ऐसे सवाल किए जो सीधे क्लासिफाइड जोन में आते थे। पार्टी तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगले दिन उस जूनियर ने RNDW के सेक्रेटरी इंचार्ज अमर भूषण से रविंदर की कंप्लेंट कर दी। उसने कहा कि रविंदर ने शराब पिलाकर उससे डिपार्टमेंट की ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात RNDW के तौर तरीकों के खिलाफ थी, क्योंकि RNDW की इंटरनल प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी अधिकारी केवल उतनी ही जानकारी रख सकता है जो उसके काम से डायरेक्टली जुड़ी हुई हो। ऐसे में रविंदर का व्यवहार असामान्य था। हालांकि सिर्फ इस कंप्लेंट के आधार पर
जॉइंट सेक्रेटरी पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन शक की चिंगारी अब भड़क चुकी थी। दिसंबर 2003 के आसपास आरएनएडब्ल्यू के कुछ ऑफिसर्स ने देखा कि रविंदर सिंह अक्सर अपने ऑफिस रूम को बंद करके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करता है। रविंदर सिंह उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके अपने साथ घर ले जाता था, जहां वो हाई क्वालिटी कैमरों से उन सारी फाइलों की फोटो लेता और फिर उसे एक हार्ड डिस्क में स्टोर करके बेहद सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सीआईए के अपने हैंडलर को मेल कर देता। इसके बाद वो हार्ड डिस्क और अपने लैपटॉप से सभी फाइल्स डिलीट कर देता। इस तरह से उसने इन सालों में भारत के कम से कम 20,000 खुफिया डॉक्यूमेंट्स को सीआईए तक पहुंचाया। आरएनएडब्ल्यू के सीनियर ऑफिशियल्स को जब उसके फोटोकॉपी करने का यह पैटर्न नजर आया तो उनका शक उस पर और गहरा गया। इसके बाद उसकी ऑफिस फोटोकॉपी मशीन में एक कोवर्ट बग फिक्स कर दिया गया। अब जब भी वो कोई फाइल फोटोकॉपी करता, उसकी एक डिजिटल कॉपी सीनियर ऑफिसर्स के पास चली जाती। बग फिक्स करने के 16 दिनों के भीतर सीनियर ऑफिसर के पास रविंदर द्वारा फोटोकॉपी किए गए करीब 210 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल कॉपी आए, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल थे। ये सब देख आरएनएडब्ल्यू के कान खड़े हो गए। यही से शुरू हुआ सबसे बड़ा इंटरनल मैनहंट। जनवरी 2004 में आरएनएडब्ल्यू ने पहली बार अपने इतिहास में एक सर्विंग जॉइंट सेक्रेटरी पर कोवर्ट सर्विलेंस शुरू किया। काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी सीआईएस डिवीजन को सक्रिय किया गया। सीआईएस के करीब 20 अंडरकवर एजेंट्स अलग अलग भेष में रविंदर की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे कि वो रोज कहाँ जाता है, क्या करता है और किस किस से मिलता है। उसके ऑफिस रूम, घर और गाड़ी हर जगह बग लगाए गए। उसका फोन भी टैप किया जाने लगा। अब आरएनएडब्ल्यू को रविंदर सिंह की हर मूवमेंट की लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन 3 महीनों तक रविंदर किसी भी सस्पिशियस आदमी से नहीं मिला और न ही किसी आदमी से फोन पर ऐसा कुछ बोला जिसे कानूनी रूप से उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। पर एक बात साफ थी कि वो अब भी ऑफिस में लगातार हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कर रहा था। इसके बाद आरएनएडब्ल्यू ने रविंदर सिंह को पकड़ने के लिए वो काम किया जिसे उसने अपने 35 साल के इतिहास में कभी नहीं किया था। अप्रैल 2004 में एक दिन जब ऑफिस आवर खत्म हुए तो आरएनएडब्ल्यू हेडक्वार्टर के मेन गेट पर अचानक सभी एम्प्लॉइज को रोक लिया गया और उनके बैग्स की तलाशी ली जाने लगी। ये रूटीन चेक नहीं था, बल्कि ऐसा आरएनएडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार हो रहा था। यह जांच रविंदर सिंह को रंगे हाथ पकड़ने के लिए की जा रही थी, लेकिन रविंदर को ऑफिस से निकलने से पहले ही कहीं से भनक लग गई कि आज मेन गेट पर बैग्स खुलवाकर सभी की तलाशी ली जा रही है। रविंदर सिंह सतर्क हो गया और उस दिन उसने कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में नहीं रखा। जब उसके बैग की भी तलाशी ली गई तो उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और वो बच गया। कुछ दिन बाद आरएनएडब्ल्यू चीफ सीडी सहाय ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने साफ किया कि यह तलाशी किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसका मोटिव केवल आरएनएडब्ल्यू की सिक्योरिटी को और मजबूत करना था। इस बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से रविंदर सिंह भी शामिल था। सीडी सहाय के सामने तो उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो बड़बड़ाते हुए बाहर आया कि ये सीनियर ऑफिसर से पेश आने का सही तरीका नहीं है। हालांकि रविंदर को अब तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस पर आरएनएडब्ल्यू की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट नजर रख रही है और उसकी गाड़ी का ड्राइवर, उसके ऑफिस का सफाई कर्मी, यहाँ तक कि उसके घर के बाहर खड़ा फलवाला सब के सब अंडरकवर एजेंट्स है। इसी दौरान उसने ऑफिस से अमेरिका में एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने का रीजन देकर कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। इससे पहले भी वो छुट्टियां लेकर साल में एक बार अमेरिका जाता रहा था। उसके भाई बहन और उसके बच्चे वही सेटल थे, इसलिए हर बार उसे छुट्टियां दे दी जाती थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के शक के दायरे में था, इसलिए उसकी लीव ना तो रविंदर और ना ही उसकी पत्नी घर से बाहर आई। ऐसे में फल वाले के रूप में उसके घर के बाहर मौजूद अंडरकवर एजेंट को बड़ा अजीब लगा कि जो आदमी हर रोज बाहर आता जाता दिखता था वो 3 दिनों से नजर क्यों नहीं आ रहा है। शक गहराने पर उस अंडरकवर एजेंट ने पूरा माजरा समझने के लिए एक जरूरी चिट्ठी देने के बहाने रविंदर के घर के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि साहब और मेम साहब एक शादी में शामिल होने पंजाब गए हैं। ये बात सुनते ही अंडरकवर एजेंट के होश उड़ गए। उसने तुरंत इसकी खबर आरएनएडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाई। कुछ ही मिनटों बाद वहां कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पहुंच गए और रविंदर के घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन वहां उन्हें केवल रविंदर का एक लैपटॉप मिल सका। आरएनएडब्ल्यू के सामने अब ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर इतनी सख्त निगरानी के बावजूद रविंदर कैसे और कहां गायब हो गया। ऑफिसर्स को उसके घर से चेन्नई के कुछ पते मिले, जिसके आधार पर वहां उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। आगे की जांच में पता चला कि रविंदर अपनी पत्नी के साथ 3 दिन पहले ही नेपाल भाग चुका था। दोनों अपने घर से भागने के बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक होटल में ठहरे थे, जिसे सीआईए स्टेशन चीफ डेविड वकाला के नाम पर बुक किया गया था। यहीं पर आरएनएडब्ल्यू को पहली बार पता चला कि रविंदर इतने सालों से सीआईए के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाते उससे पहले ही दोनों को काठमांडू के सीआईए के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। डेविड वकाला ने दोनों के लिए राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा शर्मा के नाम से 2 फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट बनवाए, जिसके बाद 7 मई 2004 को रविंदर अपनी पत्नी के साथ नेपाल से वॉशिंगटन जाने वाली ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 5032 में सवार होकर अमेरिका भाग निकला।
रविंदर सिंह के फरार होने के बाद RNDW में हड़कंप मच गया था। उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रविंदर सिंह ने देश के साथ गद्दारी करके CIA के हैंडलर्स को 600 से ज्यादा ईमेल्स भेजे थे, जिनमें 20,000 से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शामिल थे। देश के इन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को CIA तक पहुंचाने के लिए उसने अलग अलग कई ईमेल आईडीज का इस्तेमाल किया था। इनमें से एक आईडी ऐसी भी मिली जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका में रह रही अपनी बेटी सुकी से बात करने के लिए करता था। RNDW को उस आईडी से पता चला कि उसकी बेटी ने एक बार जब उससे पैसे मांगे थे तो रविंदर ने एक CIA के आदमी के जरिए उसे $1200 भिजवाए थे। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि रविंदर CIA के लिए ही काम कर रहा था तो RNDW चीफ CD सहाय ने दिल्ली में मौजूद CIA स्टेशन चीफ को तलब किया और इस पूरे मामले पर सफाई मांगी। उन्होंने रविंदर के अमेरिका भागने में इस्तेमाल हुए फॉर्ज्ड पासपोर्ट और उसके द्वारा अमेरिका भेजे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी सबूत के तौर पर स्टेशन चीफ के सामने रखी, लेकिन उस स्टेशन चीफ ने रविंदर को पहचानने से साफ मना कर दिया और कहा कि CIA का कोई भी एक्टिव ऑपरेटिव भारत में नहीं है। कहा जाता है कि रविंदर सिंह के देश छोड़ने से पहले ही CIS के पास उसको अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद थे। RNDW ने उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा से रविंदर को अरेस्ट करने की परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उस समय उन्होंने ये कहकर बात टाल दी थी कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर रविंदर किसके लिए काम कर रहा है। हालांकि इस अरेस्ट को डिले करने के पीछे कहा जाता है कि उस समय भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे और अगर रॉ के भीतर CIA के एक जासूस होने की खबर बाहर आती तो उस समय सत्ता में रही सरकार को भारी राजनीतिक नुकसान हो सकता था। इसलिए जानबूझकर उसे अरेस्ट करने में देरी की गई ताकि इलेक्शन खत्म होने तक ये बातें जनता के सामने न आ सके। लेकिन इस चक्कर में रविंदर को उस पर नजर रखे जाने की भनक लग गई और वो हमेशा के लिए भारत से फरार हो गया। अमेरिका भागने के करीब 2 महीने बाद 5 जून 2004 को भारत के राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 311(2) का इस्तेमाल करके रविंदर को नौकरी से ऑफिशियली निकाल दिया। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है जो राष्ट्रपति को देश हित में बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी को नौकरी से निकालने का अधिकार देती है। रविंदर की पोल खुलने के बाद वो CIA के लिए यूजलेस हो चुका था, इसलिए कुछ टाइम बाद ही CIA ने रविंदर को पैसे देना भी बंद कर दिया। उसे जब फाइनेंशियली काफी दिक्कतें आने लगी तो उसने CIA से कोई नौकरी दिलवाने की गुजारिश भी की, लेकिन उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। देश से भागने के कुछ ही साल बाद देश का गद्दार रविंदर सिंह पाई पाई का मोहताज हो गया और आखिरकार डिप्रेशन में चला गया। उसके देश से भागने के पूरे 12 साल बाद 2016 में अचानक वॉशिंगटन DC से एक डिप्लोमेटिक बैग के जरिए भारत एक कोडेड मैसेज पहुंचा जिसमें कहा गया था कि रविंदर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता चला कि उसकी मौत मैरीलैंड में एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। हालांकि ये सड़क हादसा था या फिर CIA की कोई साजिश थी, इस पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि नाम में क्या रखा है, इंसान की पहचान उसके काम से होती है। एक तरफ ये रविंदर सिंह था जिसने अपने निजी फायदे के लिए अपने ही देश से गद्दारी की, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर जाबाज स्पाई रविंद्र कौशिक थे जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। देश के लिए खुफिया जानकारी निकालने के लिए उन्होंने न केवल अपने नाम, धर्म और पहचान को बदला बल्कि पाकिस्तान में जाकर वहां की लड़की से शादी करके घर बसाया और पाकिस्तान की फौज